सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंदूर की होली नाटक। इससे पहले की क्लास में मैंने जितने भी नाटक पढ़ाए हैं बुक के माध्यम से लाइन बाय लाइन, वैसे ही आज की क्लास में हम सिंदूर की होली नाटक को पढ़ेंगे। पिछले क्लास आप लोग देख लीजिएगा जिसमें मैंने भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी नाटक मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा आप लोग और शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री कंटेंट देती हूँ मैं, और इसका PDF भी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दे देती हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। कहीं कहीं पे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है लक्ष्मी नारायण लाल वहाँ पे, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। UGC नेट के सिलेबस में सिंदूर की होली नाटक का नाटककार वहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इसको आप लोग सही कर लेंगे। सिंदूर की होली नाटक में टोटल 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। पहला दृश्य 9 बजे का है, दूसरा दृश्य सायंकाल का है, तीसरा दृश्य 10 बजे रात्रि का है। दृश्य का स्थल डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक है। एक ही स्थान है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विषय वस्तु देख लेते हैं इस नाटक की। इस नाटक की भूमिका में राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं। प्रस्तुत नाटक में रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी इब्सन बर्नार्ड शाह आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा है। यह एक समस्या नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्या का चित्रण हुआ है, जिसमें मिश्र जी द्वारा नारी देह पुनर्विवाद एवं वैवध्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। उसके प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है तथा सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। ये विषय वस्तु हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे पात्र परिचय। पात्र परिचय में सबसे पहले पुरुष पात्र देखेंगे। मुरारी लाल हैं, उम्र 40 वर्ष है, जो डिप्टी कलेक्टर है। उम्र आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पात्र परिचय में ही मैंने सारा यहाँ पे तथ्य रखा हुआ है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम माइंड में होना चाहिए। मुरारी लाल है जिसकी उम्र है 40 वर्ष, डिप्टी कलेक्टर है। अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी मनोशंकर के पिता की हत्या करने वाला, जिसमें उसने जो है 80,000 रुपये के लिए उसकी जो है हत्या कर देता है। रजनीकांत के हत्या मामले में 40,000 रुपये लेने वाला। आगे देखेंगे रजनीकांत जो है भगवंत सिंह का भतीजा, उम्र 17 से 18 वर्ष। आगे देखेंगे भगवंत सिंह जो है रजनीकांत का चाचा रहता है, रजनीकांत की हत्या करने वाला। और मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का बेटा है। मनोज शंकर कौन है? तो मुरारी लाल के मित्र का बेटा रहता है। माहिर अली जो है मुरारी लाल का मुंशी है। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा है। डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्त्री पात्र मनोरमा है, उम्र इसकी 18 वर्ष है। 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई है। विधवा महिला जो मुरारी लाल के साथ रहती है। मुरारी लाल प्रेम करता है मनोरमा से और चंद्रकला की विरोधी है। मनोरमा कौन है? चंद्रकला की विरोधी है। उसके बाद है चंद्रकला की उम्र कितनी है भाई? तो 20 वर्ष है। नाटक की मुख्य पात्र है। 20 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी, मुरारी लाल की बेटी है। चंद्रकला कौन है? मुरारी लाल की बेटी है। रजनीकांत से प्रेम करती है। मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। अब हम आते हैं नाटक का विषय देख लेते हैं। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम,
विधवा का चित्रण किया गया है। इसमें ज़मीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद है, जिसके लिए जो है उसमें हत्या दिखाया गया है, मुरारी लाल जिससे पैसे लेता है हत्या के लिए। निर्दोष की हत्या इसमें की गई है। आगे देखेंगे मुख्य बिंदु, यहाँ पे देख लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीन अंकों में दृश्य का स्थल एक ही है, यानी जो 3 अंक है ना, उनके जो दृश्य हैं उन दृश्य का स्थल अगर पूछ दिया जाए, 1 है, 2 है, 3 है, कभी पेपर में आ सकता है। इस तरह के प्रश्न जो आजकल डीप में जाके प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाँ पे एनटीए को लगता है कि स्टूडेंट की नज़र वहाँ पे उस लाइन पे नहीं गई होगी या स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, उस वहाँ पे जाके वो एनटीए प्रश्न जो है बना रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही है। वो क्या है? डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहला दृश्य 9 बजे का है। ये दूसरे यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। दूसरा दृश्य सांध्य काल का है। तीसरा दृश्य 10 बजे रात्रि का है। दिन वर्षा काल का है। दिन जो है वर्षा काल का है। समस्या नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो समस्या नाटककार है, वो समस्या नाटकों में जो है ये चौथा नाटक है, 5वां नाटक है, सिंदूर की होली। आगे देखेंगे, इस नाटक के कथानक की अवधि 12 से 13 घंटे की है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस कथानक की अवधि जो है केवल 12 से 13 घंटे मात्र की है। नाटक की कथा 9 बजे शुरू होती है तथा कथा का अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। यह नाटक नायिका प्रधान है और वह नायिका कौन है भाई? चंद्रकला है। यह नाटक जो है नायिका प्रधान है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण कथन। बुक भी मैंने लिया है, नीचे बुक के पेज भी हैं, वहाँ भी हम कथन को देख लेंगे, लेकिन उस बुक से ही मैंने इस सभी कथन को लिया है। चलिए देखते हैं। मुझे उस बात का बहुत दुख है। मनोज जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही जगह से आत्महत्या की थी। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पूछ जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ये मुरारी लाल का कथन है। आगे देखेंगे, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। मुरारी लाल ने चंद्रकला से कहा है। आगे देखते हैं, तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। ये भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा है। अगला कथन है, जंगल में 2 शेर नहीं रहते। कहाँ मेरे यहाँ काम करते हैं, इसलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। ये जो है भगवंत सिंह ने हरनंदन से कहा है। ये कथन किसका है? भगवंत सिंह का है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। मुरारी लाल का कथन है जो भगवंत सिंह से कहा है। अगला कथन है, बड़े घरों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। ये कथन मुरारी लाल का है जो भगवंत सिंह से कहा है। इस शैतान की कार्रवाइयों से घबराकर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गिरफ्तारी का बोझा पड़ गया। माहिर अली का कथन है जो मुरारी लाल से कहता है। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं, मुरारी लाल का कथन है ये जो माहिर अली से कहता है। आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें जिसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना जानता है। बस यही कानून है। ये कथन मुरारी लाल का है और पूछा जाए किससे कहता है तो माहिर अली से। ज़्यादातर अगर मुरारी लाल का कथन है, अगर पूछा जाए किससे कहता है और ऑप्शन में मुरारी लाल है तो वो सही होगा।
आगे देखेंगे, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। ये चंद्रकला का कथन है, मनोरमा से कहती है। इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यही तो लोग नहीं समझते। ये मनोरमा का कथन है। इन दोनों में बातचीत होती है, वहाँ से कथन है। आगे देखेंगे, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। ये चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे एक बार, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, इसका नाम, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा है। सिर्फ इतना पूछे तो ये कथन चंद्रकला का है। ठीक, आगे कहती है कि चित्र का नाम क्या रखा है, ये भी चंद्रकला का ही है। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? तो मनोरमा कहती है यौवन के द्वार पर। तो ये मनोरमा का कथन है जो बताती है यौवन के द्वार पर, ठीक ना, क्योंकि मैंने पूरा लाइन ले लिया है वहीं से। आगे कहती है लेकिन तब जो है चंद्रकला कहती है कि लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं, मनोरमा ने चंद्रकला से कहा। आगे कथन देखेंगे, वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और बह उठता था, या किसी और बह उठता था। ये चंद्रकला का कथन है मनोरमा से। अगला कथन देखेंगे, संसार की सीधी भाषा, यहाँ पे सीधी होगा, ठीक ना, सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों में मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। ये मनोरमा का कथन है, मुरारी लाल से कहती है। अगला कथन है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। न कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। ये मनोरमा का कथन है, मुरारी लाल से। अगला कथन देखेंगे, सत्य का बान लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता। मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा है। अगला कथन है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। ये मनोरमा का कथन है, मुरारी लाल से। अगला कथन देखेंगे, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोरमा का कथन है, मनोशंकर से। दशाश्वमेघ घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे भी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेस मात्र भी जगह नहीं। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। ये मनोरमा का कथन है, मनोशंकर से। अगला कथन है, मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की। ये मनोरमा का कथन है, मनोशंकर से। अभी मनोरमा का कथन आया था कि इनमें से मनोरमा का कथन कौन कौन सा है। 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। आगे देखिए, अगला कथन है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है। मनोरमा का कथन है। अगला कथन है, तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी, मैं विधवा हूँ और तुमको भी विधुर होना होगा। मनोरमा मनोशंकर से। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता और मानवता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो मैं
संभव हो सके तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ, मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। यहाँ पे समझूंगा। अगला कथन देखेंगे, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है, ये मुरारी लाल मनोज शंकर से कहता है। अगला कथन है, चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था या मुझ में वह कला व कौशल न था जिससे 1,000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत को मुस्कान में जो जादू था। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा है। ये मनोज शंकर का कथन है। अगला कथन देखिए, प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। मनोज शंकर का कथन है मुरारी लाल से। अगला कथन भी मनोज शंकर का ही है। कहता है, मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं से स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा, प्रकृति अपना बदला लेगी। मनोज शंकर ने कहा है डॉक्टर से। न तो मेरा कोई अपना जीवन है और न अपना आदर्श, मुरारी लाल का कथन है। अगला कथन देखेंगे, पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और कठोर से कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है, और इसलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है। ठीक ना। तो ये मनोरमा का कथन है। अगला कथन देखेंगे, शिव ने जैसे विष पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। ये कौन कहता है? मनोरमा कहती है मनोज शंकर से। सारा संसार मरता है, एक ओर मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं। मनोज शंकर का कथन है चंद्रकला से। अगला कथन देखेंगे, तुम्हारा आदर्श मेरे सपने हैं। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। ये चंद्रकला का कथन है। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा, ये चंद्रकला का कथन है, मनोरमा से कहती है। अगला कथन देखिए चंद्रकला का ही है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। ये भी कथन आया हुआ था। अगला कथन है, पुरुष के 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री को कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सके। चंद्रकला का कथन है मनोरमा से। अब देखिए चंद्रकला कह रही हूँ, सिंदूर की होली जो नाटक है, इस नाटक को लेकर जो है जो पुस्तक है डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं, वहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं और इस कारण उसका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। मैंने गलत बताया, ये जो है आलोचकों का कथन है सिंदूर की होली नाटक को लेकर, है ना। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में ये नहीं है, उसका मैंने नीचे ले रखा है पेज। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में देखेंगे, मिश्र जी कहते हैं, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर शिक्षा, बहुविवाद, अनैतिक संबंध और सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है।
आगे देखेंगे, सिंदूर की होली नाटक का रचना काल 1934 है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। ठीक ना। आगे देखेंगे, सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखा था। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंक में हैं। इनके सभी नाटक 3 अंक में हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थिति नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। आगे देखते हैं, इस नाटक में 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। तीनों दृश्यों का समय, पहला दृश्य 9 बजे, दूसरा सांध्य काल और तीसरा 10 बजे। ये रिपीट हो गया है ना कुछ लाइन यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, जितना रिपीट करेंगे उतना ही याद होगा। अब जो है यहाँ पे मैंने बुक का पेज लिया है, बुक के पेज से भी हम कथन को देख लेते हैं। सभी दृश्यों से मैंने जो कथन महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, मुरारी लाल का कथन है, आजकल का कानून ऐसा है जिसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं, तो अब इसे क्या करूं। ये किसका कथन है? तो मुरारी लाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, मनोरमा का कथन है। ये कहती है, मैं 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई थी, 2 वर्ष पहले ही वह मर गए, तब से इधर 8 वर्ष बीत गया, है ना। कितने वर्ष में जो है इसकी शादी हुई थी? 8 वर्ष में। 2 वर्ष बाद ही विधवा हो जाती है। कौन? मनोरमा। आगे देखेंगे, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ। मनोरमा का कथन है, कहती संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ। चंद्रकला का कथन है, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी, बात तो थी यह चित्र क्या होगा। अगला कथन मनोरमा का है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक ही साथ रख देना, 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह काम माहिर से हो सकेगा, किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचना चाहिए। किसका कथन है? मनोरमा का है। आगे चलते हैं। अगला कथन जो है चंद्रकला का है, कहती है, ओह तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। यहीं से मैंने लिया है, सारे कथन मैंने करा दिए हैं, लेकिन एक बार बुक से भी हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, मनोरमा का कथन है, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। ये मनोरमा का कथन है। आगे देखेंगे हम, मनोरमा का कथन है, कानून और कला का साथ एक हो सकता है ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अगला कथन जो है मनोरमा का है, ये कथन छोड़िए, बातचीत ऐसे होती है। मुरारी लाल का कथन है, देख लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह था, वैसा ही यह चित्र तुमने क्यों बनाया,
जिस लाभ से, किस लाभ से, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ मनोरमा का कथन है, इसको देखिए। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा है, बसंत आ रहा है, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा है, उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो रही है, मैंने उसका चित्र बना दिया। मनोरमा का कथन है। ये PDF में दे दूंगी, आप लोग जो है पूरा मैंने पेज यहाँ पे ले रखा है, आप लोग इस नाटक को पढ़ लीजिएगा। आगे जो है यहाँ पे मनोरमा का कथन है, देखेंगे। कहती है, विशेषता स्त्रियों के संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। अगला कथन है मनोरमा का। कहती है कि एक चित्र मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, चौथा चित्र यह है कि 3 चित्र आप लोग ले जाइए, इसे मैं ले जाऊंगी। चौथा चित्र यह है। चौथा चित्र किसका बनाई रहती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरा अंक है, ठीक है, ये दूसरा अंक। पहले अंक के भी हम महत्वपूर्ण कथनों को हम देख रहे थे, ये जो है दूसरा अंक, यह कह लीजिए, दूसरा दृश्य कह लीजिए, ठीक है। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं, बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है, उसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां जो है वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। मनोशंकर बरामदे की बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है, सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाईं ओर से बाईं की ओर रेशमी चादर डाले हैं, धोती भी बंगाली ढंग की चुनकर नीचे की ओर टपकती हुई पहना है, ठीक है। दूसरे दृश्य का है, आप लोग देख लेंगे इसको। कथन को हम देखते हैं। मनोरमा का कथन है, तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। दशामेघ घाट पर भिक्षुकों में एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। ये सब कथन मैंने करा दिया है, लेकिन बुक में है, वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मनोशंकर का कथन है, देखेंगे। मेरा रोग तो अब तक अच्छा नहीं होगा, मेरा रोग तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। आगे मनोरमा का कथन है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, ठीक है। एक कथन हो गया। दूसरा कथन यहाँ से देखेंगे, यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ उसका भी विकास हुआ है। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता है। ये मनोरमा का कथन, इसमें 2 कथन हो जाएंगे, पूरा आप लोग देख लेंगे। मनोशंकर का कथन है, आप अब भी छिपाना चाहते हैं, तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। ये मनोशंकर का कथन है। आगे मुरारी लाल का कथन है, कहता है, ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे, हम दोनों का सारा लड़कपन जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। ये मुरारी लाल का कथन है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे मनोशंकर का कथन है, चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में कोई पुरुषत्व नहीं है या मुझ में वह कला या कौशल न था जिससे 1000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती हैं, ठीक है। ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। आगे भी कथन है मनोशंकर का, प्रेम करना विशेषतर स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। ये मनोशंकर का कथन है। ये सब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए,
ये मुरारी लाल का कथन है। मुरारी लाल का कथन है, आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है। तुम्हारा पौरुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है। वाद सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे मुंह में इस तरह संकल्प कर रहे हो। तो यहीं से मैंने सब जो है कथन पहले ही मैंने आप लोगों को करा दिया। तीसरे अंक पे देखेंगे, तीसरा दृश्य कह लीजिए, तीसरा अंक। तीसरा दृश्य देखेंगे, रात यूँ तो आधी अंधेरी है ही, प्रकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर का कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रहा है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हुए हैं। ये तीसरा अंक है या तीसरा दृश्य कह लीजिए। तीसरे दृश्य में देखेंगे कथन, चंद्रकला का कथन है, कहती है, अब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी। तब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी। फिर चंद्रकला का कथन है, प्रशांत महासागर की तरह अब लहरें न उठेगी। वह चित्र कहाँ रखा है, देना तो। चंद्रकला मनोरमा से कहती है। तो वह चित्र रजनीकांत का चित्र मांगती है। शायद तुमने सुना होगा उसकी हालत। ये दोनों में बातचीत होती है, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग पढ़ना चाहें तो पूरा यहाँ नाटक जो है पढ़ सकते हैं। चंद्रकला का कथन है, मेरे आत्मज्ञान को तुम मुँह कह रही हो। मैं जिसकी थी हो चुकी, और समझौता कैसा। आग और पानी का समझौता कैसा। मनोज सब तरह से योग्य हैं, केवल उनके भीतर एक प्रकार का संदेह है, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। वे स्वयं अपना विश्वास नहीं करते। अगला कथन जो है चंद्रकला का ही है, कहती है, स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश क्या। ठीक ना। तो चलिए, ये PDF मैं दे दूंगी, आप लोग पूरा नाटक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक क्लास जो है था, और आशा करती हूँ कि पूरे नाटक को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया है। पहले पूरे नाटक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर जिस तरह मैंने ये नोट्स बना के PDF बना के आप लोगों को पढ़ाया है, इस तरह से आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर टाइम नहीं है तो आप लोग मेरे से PDF ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग मैसेज करेंगे तो ही मैं दूँगी। ठीक ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।